स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इफ़को एजीटी यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के 2020 के यहाँ पे मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहले के दो सेशन हो चुके हैं जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया। तो चूँकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 थे, 150 क्वेश्चन थे, और समय को देखते हुए चूँकि आपको 1 घंटे का समय मिलना है आपके एग्ज़ाम के लिए, इफ़को की तरफ से कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके एग्ज़ाम की आ सकती है। तो उसको देखते हुए जो एग्री मंत्रा ने एक बीड़ा ठाना था कि पेपर के पहले पहले आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पिछले पेपर्स में या फिर पिछले सालों के पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, उन सभी से आपको अवगत कराना और आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करना, ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दो सेशन इसके मॉडल पेपर के, पहले मॉडल पेपर के दो सेशन हो चुके हैं जिसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आज हम अगले 50 क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। उसके पहले दो इंपॉर्टेंट बातें, एक जो करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस आप मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, एग्रीकल्चर करंट अफेयर की, तो गाइज़ उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बहुत ही जल्द आपको फिर से सारी क्लासेस शेड्यूलाइज्ड वे में मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा हेल्थ इशूज़ है किसी के साथ, जितने भी हमारी फैकल्टी है, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो है के साथ हेल्थ इशूज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे इस बात को और हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट एग्री मंत्रा के लिए बनाए रखेंगे। दूसरी बात कि जितने भी विद्यार्थी हिंदी भाषा का मांग कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज की मांग कर रहे हैं कि सर हिंदी में सेशन कराइए, उन लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम में आपका जब पेपर ही नहीं आना है, पूरा आपके क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ही आने हैं, एजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की, तो मैं कैसे आपको हिंदी में चीज़ों को समझा दूँ और आपको बहला फिसला दूँ। इस टाइम तो मैं आपको बहला फुसला सकता हूँ हिंदी में चीज़ों को बता के, बट आप एग्ज़ाम में क्या करोगे, आप पेपर में कैसे कर पाओगे, कैसे समझोगे। इसलिए आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते और आपको भी इंग्लिश का सामना करना है। अगर आप एएफओ के लिए बैठोगे तो आपको वहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो कैसे डील कर पाएंगे आप वहाँ पे। इसलिए, और जो मैं लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ वो बाई लैंग्वेज होता है, मतलब हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। इंग्लिश में तो चीज़ों को मैं मेंशन कर देता हूँ, लिखता हूँ, बट हिंदी वर्ड्स का और हिंदी शब्दों का मैं उपयोग अपने हर सेशन में करता हूँ। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है ताकि किसी भी माध्यम का विद्यार्थी हो, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, वो अच्छे चीज़ों को समझ पाए। बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम पिछले के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से सेशन 1 और सेशन 2 देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पपाया प्लांट इज, यानी कि पपाया यानी कि पपीते के लिए जो रिकमेंडेड स्पेसिंग यानी कि जो दूरी, पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो रिकमेंड की जाती है वो कितनी की जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1.8 इंटू 1.8 मीटर ये स्पेसिंग रिकमेंड की जाती है। अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, 1.5 यानी कि 1.5 गुणे 1.5 वहाँ पे स्पेसिंग हो जाएगी। जितने भी साथी नए जुड़ चुके हैं वो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट और बतानी है आपको, जितने भी लोग डिसलाइक करते हैं सेशन को, चाहे वो किसी का भी हो, मेरा हो किसी और का हो, उनसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं सेशन को, अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, समझ नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि हमें तो पता चले कि हमें क्या सुधार करनी है अपने में, क्या इंप्रूवमेंट करनी है अपने में, ताकि आपकी बात हम तक आ सके और हम उस चीज़ को सुधार सकें। ठीक है। तो आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी साथी जुड़ जाइए। ठीक है, पूरे जोश और उत्साह के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे 102 की। वाटर सॉल्युबल फास्फेट फर्टिलाइज़र पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इन चारों में से जल में घुलनशील कौन सा फास्फेट फर्टिलाइज़र होता है। ठीक है, कौन सा फास्फेट उर्वरक होता है उसको आपको यहाँ बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसएसपी, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट भी कहा जाता है। इसमें लगभग 16 से 18%, 16 से 18% जो है P2O5 की मात्रा और लगभग 6.88 से 7.74, ठीक है, 6.88 टू 7.74% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। दोनों में अंतर याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है। जब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे फास्फेट फर्टिलाइजर्स की, तो तीन कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। एक होती हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरी होती हैं साइट्रिक एसिड सॉल्युबल, और तीसरी होती हैं जो कि वाटर में भी घुलनशील नहीं होती हैं और साइट्रिक एसिड में भी घुलनशील नहीं होती हैं। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल पूछा गया, और वाटर सॉल्युबल में जो घुलनशील यानी कि जल में जो घुलनशील फास्फेट फर्टिलाइजर होता है वो होता है सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की। विच टाइप ऑफ सॉयल इज कॉमनली नोन एज हंगरी एंड थर्स्टी सॉयल, इनमें से कौन सी मृदा, किस प्रकार की मृदा को हंगरी एंड थर्स्टी यानी कि भूखी और प्यासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो गैस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेड सॉयल, यानी कि लाल मृदा को
हंगरी एंड थर्स्टी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इतनी हिंदी में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश रह रही है हर एक शब्द का हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ वर्ड्स तो ऐसे भी होते हैं जिसकी हिंदी बताना बहुत ही मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से कि आप हिंदी माध्यम के जितने छात्र हैं सब कुछ समझ में आए, और इंग्लिश वाले तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बात होती है, क्योंकि जो रेड सॉइल की जो बात करते हैं जब, तो इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हंगरी एंड थर्स्टी सॉइल की कैटेगरी में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। यहाँ पे राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना पूछी गई है, किस सन में की गई है? तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 1963 यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, और मार्च 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके अंडर में ये काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में ये जो हमारा निगम है, कॉर्पोरेशन है, वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्प्रिंकलर प्रेशर फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स? यहाँ क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार, आपके प्रीवियस ईयर में एफको एजीटी के प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि स्प्रिंकलर प्रेशन कौन सी सबसे सुटेबल होती है, ठीक है, जो अधिकतर क्रॉपों के लिए सुटेबल होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, अधिकतर क्रॉपों के लिए जो सबसे उचित, सबसे उपयोगी जो स्प्रिंकलर प्रेशर होता है वो कितना मापा जाता है? तो लगभग 1.5 से 3.5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो स्प्रिंकलर प्रेशर होता है, ठीक है, जो नोजल्स लगे होते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, सिंचाई की पद्धति में, उसकी जो प्रेशर यानी कि दबाव जो होता है वो दबाव 1.5 से 3.5 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है। इतना क्यों रखा जाता है? ताकि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनको किसी भी तरह का आघात न पहुंचे पानी के प्रेशर से, जल के प्रेशर से, और प्लांट के जड़ तक जो है पानी पहुंच सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 की। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड का कर्व होता है, जो मांग का वक्र होता है, कर्व होता है, वो कैसा होता है? तो गाइज इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक, या फिर जिसे पूर्णतया लोचदार भी कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णतया लोचदार इसका कर्व हो जाएगा डिमांड का। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे करता है कर्व की बात जब करते हैं, वक्र की बात करते हैं, तो जब मार्केट के डिमांड कर्व की बात आएगी, मार्केट का जो डिमांड कर्व होगा वो होगा कैसा, आपको ध्यान रखना है, वो होगा स्लोपिंग लाइन, ठीक है, झुकी हुई रेखा होगी। बट अगर फर्म की बात करेंगे, जब फर्म की बात करेंगे तो जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली इलास्टिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट इज रिलेटेड टू स्टोमेटल ओपनिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एफओ के लिए भी देने वाले हैं, आप आरआरबी एसओ के लिए भी जाएंगे, तो सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं दे रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए आपके, बट उसके आसपास के जो रिलेवेंट टॉपिक हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, जिसके हिसाब से अब तक एग्जामिनर पेपर बना रहे हैं, जिसको पॉइंट करके मैं उन सारे टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो जो है, सेशन जो है, वो पहुँच जाए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टोमेटल ओपनिंग में पूछा जा रहा है, यानी कि रंध्रों के खुलने व बंद होने के समय में किस एलिमेंट, किस तत्व की जो है बहुत अच्छी भागीदारी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम, यानी कि के। यानी कि इससे एक हाइपोथेसिस भी दी गई थी, परिकल्पना दी गई थी, जिसको के प्लस आयन पंप हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। के प्लस आयन पंप परिकल्पना भी कहते हैं, और परिकल्पना किसने दी थी आपको ये भी रखना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। लेविटेक वैज्ञानिक थे, लेविटेक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये के प्लस आयन पंप हाइपोथेसिस दी गई थी, जो कि रंध्रों के खुलने और बंद होने से संबंधित है, स्टोमेटल ओपनिंग से संबंधित है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग से। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 108। हीफर इज़ अ टर्म गिवन टू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेफर जो शब्द है, जो टर्म है, वो किसे कहा जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे गाइस जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यंग फीमेल जो होती हैं,
यंग फीमेल, जिन्हें हम जवान बछिया भी कहते हैं, बिफोर फर्स्ट काविंग, यानी कि जो अभी ब्याई ना हो, ठीक है, फर्स्ट काविंग ब्यात के पहले की जो जवान बछिया होती हैं उनको हम हीफर कहते हैं। हीफर की भी शाब्दिक अगर हिंदी देखें तो इसका मतलब भी बछिया ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 की बात करेंगे। एरिया अंडर रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ अबाउट। मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रीवियस के 2 सेशन अभी तक जिस लोगों ने नहीं देखे हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम टारगेट लेके चलते हैं कि कम से कम 100 लोग भी अगर लाइव आ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल लाइव आने में क्या होता है, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। और प्रीमियर के दौरान जो लोग चैट बॉक्स में डाउट पूछ ले रहे हैं वो पूछ ले रहे हैं। जो लोग प्रीमियर के बाद देखेंगे वो क्या करेंगे, वो टेलीग्राम पे आके पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्री मंत्रा के ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप जब जैसे ही आएंगे, आप मुझे वहाँ पे ऋषि शर्मा के नाम से सर्च कर सकते हैं, और अपने जितने भी इस सेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आंसर को लेके, तो आप बेझिझक होकर वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी चैट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एरिया अंडर रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ अबाउट। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर बारानी खेती की बात करें, रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करें, तो भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो लगभग 60 से 65% जो भाग है, जो क्षेत्रफल है, टोटल नेट सोन एरिया, यानी कि कुल बोए जाने वाले, खेती किए जाने वाले क्षेत्रफल का 60 से 65% भाग हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर के मामले में आता है। और इंडिया इस मामले में पहले रैंक पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 110 की बात करेंगे। फॉर अ गिवन गुड द क्वालिटी डिमांड डिक्रीजेस व्हेन देयर इज। यहाँ पे गिवन गुड की बात की जा रही है, यानी कि निम्न स्तरीय वस्तुओं की बात की जा रही है, और बात किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द क्वालिटी डिमांड डिक्रीजेस व्हेन देयर इज, यानी कि गिवन गुड्स के केस में डिमांड जो है वो घट जाती है। कब कब घट जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब प्राइस में डिक्रीज होता है, जब प्राइस यानी कि जो उसका मूल्य होता है वो जब घटता है। चूँकि गिवन गुड्स की जो बात होती है ना, वो जो हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है, जो मांग का नियम है, उसके अपोजिट चलता है। गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका जो जब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट चलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ जाएगा, अगर डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घट जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 की। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इज़ हेल्पफुल टू प्रमोट। यहाँ पे बात हो रही है स्वबंधता की, ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ में मददगार होता है, प्रमोट करता है किस चीज़ को। तो अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलोगेमी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एलोगेमी जिसको हम सिंपली क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, पर निषेचन भी कहते हैं यहाँ पे, यानी कि दो अलग अलग युग्मकों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके तहत नई प्रजातियों का जन्म होता है, नई संकर प्रजातियों का जन्म होता है, वैरायटीज़ नई बनाई जाती हैं। तो सेल्फ इनकैपेबिलिटी, जिसे हम स्वबंधता कहते हैं, इसको एलोगेमी को ये प्रमोट करता है, ठीक है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसे हम स्वनिषेचन कहते हैं, उसके लिए ये उसे प्रिवेंट करता है, यानी कि उसे रोकता है, ठीक है। तो नई वैरायटी, नई संकर प्रजातियों का उद्भव होता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाल्स फ्रूट। यहाँ पे फाल्स फ्रूट इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा है, तो टोमेटो जो है वो फाल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। फाल्स फ्रूट की अगर बात करें तो ऐसे फ्रूट जिनमें ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट हो, ठीक है, अंडाशय के अलावा किसी और भाग से, पौधे के किसी और भाग से अगर बन रहा है, फल बन रहा है, तो उसको फाल्स फ्रूट के कैटेगरी में रखेंगे, या फिर उसको एसेसरी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और टमाटो के अलावा एप्पल भी जो है एक फाल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। और ट्रू फ्रूट ऐसे फ्रूट होंगे, सत्य फल ऐसे फल होंगे जो ओवरी से डेवलप होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। अगले क्वेश्चन 113 की बात करेंगे। अल्बर्ट मेयर इज़ द नेम एसोसिएटेड विथ। अल्बर्ट मेयर का नाम किस प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर जी ने इटावा पायलट प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। ये यूएसए के रहने वाले थे, और सितंबर 1948, ठीक है,
सितंबर 1948, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं, प्रोग्राम चलाए गए हैं, कब स्टार्ट हुए, किसके द्वारा स्टार्ट हुए, आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। सितंबर 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में कितने विलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था आपको ध्यान रखना है, 64, जो कि संख्या जिसकी बाद में बढ़ के कितनी हो गई थी, 97। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 114, फाइलोडी डिजीज ऑफ सिसमम इज अ, यहाँ पे फिलोडी जो एक बीमारी होती है, जो एक रोग होती है सिसमम यानी कि तिल की, वो किसके द्वारा होती है? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली बीमारी है तिल में। और ये ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये जैसिड्स के द्वारा, जैसिड्स के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बढ़ेंगे 115 की तरफ। विच स्टेट हैज़ कवर्ड लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और कल्टीवेशन। क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार, धांसू क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन, और आपके एग्रीकल्चर सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जिसके पास लार्जेस्ट एरिया, मतलब कि सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यानी कि जैविक प्रमाणीकरण या जैविक खेती के अंतर्गत आता है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश जो है इस समय 2020 तक का मैं अपडेटेड डाटा आपको दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन या ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है। और टोटल अगर भारत की बात करें तो लगभग 2.78 मिलियन हेक्टेयर एरिया इस समय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंतर्गत है, जिसमें से जो मध्य प्रदेश का भाग है वो कितना है वो भी आपको ध्यान रखना है, 0.76 मिलियन हेक्टेयर जो है वो एमपी के अंडर आता है। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे 116 की। विच फ्रूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाथरूम फ्रूट। इनमें से किस फल को बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है? तो मैंगो को जो है बाथरूम फ्रूट के नाम से भी, किंग्स ऑफ फ्रूट के नाम से भी, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बनाना को एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है, एडम्स फिग भी कहा जाता है, आकाश सर की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है। गुआवा को क्या कहा जाता है? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन विच 2 एक्सपेरिमेंटल एरर्स आर कैलकुलेटेड एट। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से निकाल के दिया गया है क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यानी कि प्रयोगात्मक डिज़ाइन है जिसमें 2 एक्सपेरिमेंटल एरर यानी कि प्रयोगात्मक त्रुटियां कैलकुलेट की जाती हैं, गणना की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग, जब आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस पढ़े होंगे तो अलग अलग डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो स्प्लिट पॉट डिज़ाइन है, यानी कि जिसे हम एसपीडी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एसपीडी पढ़ते हैं, एज स्प्लिट पॉट डिज़ाइन। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे 118 की। द सॉयल इरोजन व्हेन रिमूवल ऑफ अ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सरफेस सॉयल बाय द एक्शन ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ वाटर। यहाँ पूछा जा रहा है कि सॉयल इरोजन यानी कि मृदा क्षरण का ऐसा कौन सा स्वरूप है, कौन सा रूप है जिसमें एक यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉयल सरफेस सॉयल, यानी कि जो सॉयल सरफेस की मृदा के परिधि की जो एक सतह होती है, मृदा की जो सतह होती है वो एक यूनिफॉर्म लेयर, ठीक है, एक परत के रूप में जब मृदा का क्षरण होता है, किसके वजह से? रेनफॉल यानी कि वर्षा की वजह से, और रन ऑफ वाटर यानी कि जो अपवाह जल होता है, बहता हुआ जल होता है, उसके वजह से होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीट इरोजन। ठीक है, सीट के रूप में जो है यानी कि एक लेयर के रूप में पूरा सरफेस सॉयल जो होता है हमारा वो इरोडेड हो जाता है, उसका इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो ये रेनफॉल और रन ऑफ वाटर के थ्रू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीट इरोजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे 119 की। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इज लोकेटेड एट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये कोझिकोडे, ठीक है, कोझिकोडे केरला में एक प्लेस पड़ता है, वहाँ पे स्थित है, और ये आईसीआर के द्वारा चलाई गई एक अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे 120 की। हाईली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड इज इंडिकेटेड बाय द कलर कोड। यहाँ पे जब टॉक्सिसिटी के बेसिस पे हम इंसेक्टिसाइड की स्टडी करते हैं तो लगभग बेसिकली हमको 4 अलग अलग टाइप के इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें से यहाँ पे हाईली टॉक्सिक पूछा गया है तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो येलो कलर्ड होते हैं, येलो कलर्ड के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। रेड वाले एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो जाते हैं, यानी कि बेहद
टॉक्सिक यानी कि जहरीले कीटनाशी हो जाते हैं। येलो वाले अत्यधिक जहरीले हाईली टॉक्सिक में आते हैं। ब्लू वाले मॉडरेट यानी कि मध्यम वर्ग में आते हैं, और ग्रीन वाले लेस में आते हैं। ठीक है, तो लेस टॉक्सिक या फिर बहुत ही कम जहरीले कीटनाशक कैटेगरी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे 121 की। टिल्ट एंगल ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ वेरीज फ्रॉम। ठीक है, फार्म मशीनरी से एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा क्वेश्चन। यहाँ पे टिल्ट एंगल पूछा जा रहा है, झुकाव कोण पूछा जा रहा है किसका, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाऊ का। स्टैंडर्ड डिस्क हल्क का झुकाव कोण कितना होता है, तो लगभग हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 25 डिग्री झुकाव कोण यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्क हल्का प्लाऊ का होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टिल्ट एंगल के अलावा, यहाँ पे डिस्क एंगल भी होता है, तो डिस्क एंगल भी आपको ध्यान रखना है। 42 से 45 डिग्री होता है डिस्क एंगल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे 122 की। विच टेस्ट इशूड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टेस्ट है जो टेस्ट सिग्निफिकेंस को टेस्ट करता है डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, यानी कि दो माध्यों के अंतर के बीच के टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को जो इशू करता है, इनमें से कौन सा टेस्ट है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टी टेस्ट जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और किसने दिया था ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एस गॉसेट साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने टी टेस्ट को दिया था। कब दिया था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1905 में। 1905 में दिया गया था। दो टाइप के होते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट होता है, एक होता है फिशर टी टेस्ट। तो दोनों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 123 की बात करेंगे, द थ्योरी ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस वाज प्रपोज्ड बाय। इसे ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध व क्षैतिज प्रतिरोध का सिद्धांत भी कहा जाता है। द थ्योरी ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस ये किसके द्वारा दिया गया था। प्लांट पैथोलॉजी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वांडर प्लांक जी ने वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, और उनकी जो बुक थी एक प्लांट डिजीज़ के नाम से, जिसमें उन्होंने एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल के बारे में चर्चा किया था, 1963 में वो बुक रिलीज़ हुई थी। ठीक है, बुक का नाम क्या है, प्लांट डिजीजेस एंडेमिक्स एंड कंट्रोल। तो उसमें उन्होंने इसका मेंशन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 124 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 के पेपर में आया ये क्वेश्चन। पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, जो जितने स्टूडेंट्स पिछले साल के पेपर दे चुके हैं उनको अच्छे से याद आ रहा होगा ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं सारे क्वेश्चन। तो जितने भी लोग नए इस बार पेपर देंगे उनके साथ ही साथ पुराने वालों को भी एक आइडिया लग रहा है कि हाँ ये सारे क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुके हैं। और उसके अलावा भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने रखे हैं जो उसी से रिलेवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ स्टार्ट हुआ, जब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान का जो नौगार जो हिस्सा पड़ता है, जो जगह पड़ती है नागौर राजस्थान में, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट ऑन अ फार्म। प्रक्षेत्र पर ऐसी कौन सी इनमें से ऐसी कॉस्ट होती है, ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है, स्थिर होती है, इनमें से कौन सी ऐसी लागत होती है। देखिए, सीड कॉस्ट आपका वेरी कर जाएगा, इरिगेशन कॉस्ट वेरी कर जाएगा, फीड कॉस्ट भी वेरी कर जाएगा, बट आपका जो लैंड का रेंट होगा वो कभी वेरी नहीं करेगा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि निश्चित या स्थिर लागत के अंतर्गत रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 126 की। मिडिल लेयर ऑफ द फ्रूट वॉल इज कार्डलेस, यानी कि फ्रूट वॉल की फल भित्ति की जो मिडिल लेयर होती है, बीच वाली सतह होती है, परत होती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीजोकार्प। फ्रेशी फ्रूट्स की जब बात करते हैं, गूदेदार फलों की जब बात करते हैं, तो फ्रूट वाल को ही हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। और जो पेरिकार्प होता है वो 3 लेयर का होता है। ठीक है, एपिकार्प होता है, मेजोकार्प होता है और एंडोकार्प होता है। तो बीच वाले को क्या कहा जाता है, मेजोकार्प कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करेंगे। विद सर्वे टेक्निक इज इजी एंड एक्यूरेट टू प्रिपेयर सर्वे प्लान्स ऑन ए स्मॉल स्केल। फिर से आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर्वे टेक्निक इनमें से कौन सा ऐसा सर्वे टेक्निक है जो इजी एंड एक्यूरेट, सरल भी है, सटीक भी है, और किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, स्मॉल स्केल पे सर्वे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चैन सर्वे। ठीक है, चैन सर्वे का इस्तेमाल हम करते हैं छोटे पैमाने के लिए, और ये सटीक भी होता है, इजी भी होता है, सरल भी होता है।
क्वेश्चन नंबर 128 की बात करेंगे, बॉडी एंड विंग्स कवर्ड बाई ओवरलैपिंग स्केल्स फाउंड इन ऑर्डर, यानी कि पूरी बॉडी और विंग्स पंख जो हैं वो कवर्ड हो जाते हैं ओवरलैपिंग स्केल्स के द्वारा। ये जो फिनोमिना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से ऑर्डर में पाई जाती है, तो ये जो फिनोमिना है वो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बटरफ्लाइज और मोथ्स इस कैटेगरी में आते हैं, इस लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 की, नेशनल इनकम जनरेटेड बाय एग्रीकल्चर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, यानी कि जो राष्ट्रीय आय जनरेट होती है, उत्पन्न होती है किसके द्वारा, एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा, वो किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, यानी कि कृषि से बनने वाली राष्ट्रीय आय किस विधि के द्वारा कैलकुलेट की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट मेथड यानी कि उत्पादन विधि का इस्तेमाल करके हम नेशनल इनकम जनरेट निकाल लेते हैं, किसका, एग्रीकल्चर का। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करेंगे, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड फीड ऑन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पादप जो परजीवी निमेटोड होते हैं वो पौधे के किस भाग पे जो है फीड करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जितने भी प्लांट पैरासिटिक निमेटोड होते हैं वो अधिकतर रूट्स पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा आंसर, जड़ों पर जो है वो निर्भर होते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। पीपीएन कहते हैं इनको शॉर्ट्स में, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा मिनरल एलिमेंट है, तत्व है, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नत्रजन स्थिरीकरण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोलिब्डेनम, ठीक है। मेटाप्रोटीन नाइट्रोजनेस जो एंजाइम होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और इस एंजाइम के वर्किंग के बिना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि जैविक नत्रजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, ठीक है। 132 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, इनमें से कौन सा ऐसा जो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, पोषक तत्व है जो सूक्ष्म पोषक तत्व के कैटेगरी में आता है, ठीक है। नाइट्रोजन अधिक मात्रा में चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। आयरन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आयरन जो है यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की एक कैटेगरी में रखा जाने वाला न्यूट्रिएंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 133 की बात करेंगे, विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, यहाँ पे एक्सटेंशन से आया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, प्रोग्राम प्लानिंग का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, घटक है, जो कि प्रोग्राम प्लानिंग का घटक नहीं है, ध्यान रखना है आपको, नहीं है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जो है वो प्रोग्राम प्लानिंग का घटक नहीं है। इसमें अंडरस्टैंडिंग, प्रोसीजर का अंडरस्टैंडिंग करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको फिर डिटरमाइन करते हैं, फिर प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम होंगे उसका सिलेक्शन करते हैं, और फिर उसका देन आफ्टर सॉल्यूशन करते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम प्लानिंग के कंपोनेंट होते हैं। 134 की बात करेंगे, द बुक आई टू हैड अ ड्रीम हैज़ बिन रिटन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, कि एक बुक जिसका नाम आई टू हैड अ ड्रीम हैज़ बिन रिटन बाय, इसके लेखक कौन है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्गीस कुरियन का नाम आता है। इस जो बुक है, इस पुस्तक का नाम, इस पुस्तक के लेखक वर्गीस कुरियन है, और वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करेंगे, डेड हार्ट सिम्टम इन राइस इज कॉज्ड बाय, यानी कि मृत हृदय रोग के जो लक्षण होते हैं पैडी में, धान में, वो किसके कारण होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइस स्टेम बोरर, जिसे धान का तना छेदक कीट भी कहा जाता है, उसके वजह से ये सिम्टम शो होता है। इसमें टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, किसमें, तना में और उसमें टिलर्स में, ठीक है, तने में यानी कि स्टेम्स में, और टिलर्स में छोटे छोटे टाइनी होल्स बन जाते हैं। 136 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंट टिंटोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक यंत्र टिंटोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है। गैस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि कलर इन द वाटर, जल का जो रंग होता है, कलर होता है, उसको ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। 1885 में 1885 में इस यंत्र की
खोज की गई थी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 137 की बात करेंगे, विच ब्रीड ऑफ बुफेलो हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट परसेंटेज इन मिल्केज, इसमें से कौन सी भैंस की ऐसी नस्ल है जिसमें सबसे अधिक फैट परसेंटेज यानी कि वसा प्रतिशत पाया जाता है। तो इसमें जो भदावरी यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भदावरी में लगभग 8 से 13% जो है फसा प्रतिशत पाया जाता है, फैट परसेंटेज पाया जाता है। मुर्रा में 7% के समथिंग में, और जफराबादी में 8 से 10%। ठीक है, तो भदावरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 की। मृदुला इज़ अ वेराइटी ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन साथ ही साथ। मृदुला पूछा गया है किसकी एक उन्नत किस्म है, तो ये एक अनार की उन्नत किस्म है। ठीक है, और जैसे ही मृदुला के आगे अर्का लगा और अर्का मृदुला हुआ, ये किस्म बदल जाएगी और हो जाएगी किसकी, ग्वावा की। तो इसीलिए मैंने कहा बहुत ही कंफ्यूजिंग, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सीजनल पेस्ट, यहाँ पे कौन सा ऐसा पेस्ट है जो सीजनल पेस्ट या मौसमी कीट है। एंटोमोलॉजी क्लास में आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके बताया गया था पेस्ट के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइस स्टेम बोरर। ठीक है, धान का जो तना छेदक होता है कीट, उसको मौसमी कीट या फिर सीजनल पेस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करेंगे। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करते जाइए। ठीक है, बिना रुके शेयर करते जाइए, थकना नहीं है, हारना नहीं है जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। ठीक है, आपके लिए पूरा डेडिकेट है हम लोग, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ लग के करिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बिलोंग टू पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ सीड क्रॉप, यानी कि कटाई के बाद के कार्यों में सीड क्रॉप के, जिनसे हम बीज निकालते हैं ऐसी फसलों से, कौन सा पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग का एक प्रक्रिया नहीं है। तो सीड का सिलेक्शन हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग का ये एक भाग नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 141 की बात करेंगे। फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलाइज़र यूज़ इफ़िशियंसी, यानी कि उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए किसकी, यूरिया की, किसमें, वेटलैंड राइस कल्टीवेशन, धान के वेटलैंड कल्टीवेशन में यूरिया के उर्वरक उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइज़र यूज़ इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए नीम केक को मिक्स किया जाता है किसके साथ, यूरिया के साथ। ठीक है, नीम केक की कोटिंग की जाती है यूरिया के साथ, और यहाँ पे नीम केक और यूरिया का अनुपात पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नीम केक का रेशियो 1 होता है और यूरिया 4 के अनुपात में होती है, तो 1:4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 142 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीस्टोरेटिव क्रॉप। ठीक है, रीस्टोरेटिव क्रॉप या जिसे जीर्ण फसल भी कहा जाता है, इनमें से कौन सी फसल है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि रिस्टोरेटिव क्रॉप होती क्या है, फिर तो इसका आंसर करेंगे। ये ऐसी क्रॉप होती हैं जो मृदा होती है उसको मेंटेन, उसकी जो फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है, उसको बनाए रखती है। तो जितनी भी लेग्यूम्स फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, उनमें ये खासियत पाई जाती है, उनको रिस्टोरेटिव क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। 143 की बात करेंगे, रनिंग वाटर इज़ द मेन फीचर ऑफ, यानी कि गार्डन्स के केस में पूछा गया है कि चलता हुआ पानी, दौड़ता हुआ पानी या फिर बहता हुआ पानी किस गार्डन का एक प्रमुख फीचर है, प्रमुख विशेषता है। तो जो मुगल गार्डन होता है, मुगल गार्डन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुगल गार्डन, उसमें जो है बहता हुआ पानी उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है, उसमें बहता हुआ पानी होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो लेक के माध्यम से हो, नाली के माध्यम से हो, किसी भी तरह से, लेकिन मुगल गार्डन में होता है। ये एक स्क्वायर सिस्टम में बनाया गया गार्डन होता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 144 की बात करेंगे। एट विच स्टेज सॉयल मॉइस्चर स्ट्रेस इज मोस्ट हार्मफुल इन ग्राउंडनट, किस अवस्था में, मूंगफली के किस अवस्था में सॉयल मॉइस्चर स्ट्रेस यानी कि मृदा नमी स्ट्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो पेगिंग यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन, पेगिंग जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पेगिंग की जो घटना होती है वो क्या होती है ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड नट जो है वो जियोकार्पी का एक उदाहरण है। ठीक है, जियोकार्पी क्या होता है, इसमें जो बीज, फल कह लीजिए या दाने कह लीजिए, जो ग्राउंड नट के या मूंगफली के होते हैं वो ज़मीन के नीचे जाकर तैयार होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवरी होते हैं। ठीक है, उनको पेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेग कहा जाता है, और पेग से बना है पेगिंग।
ठीक है। तो पेगिंग की जो प्रक्रिया होती है वो पेग के बनने की प्रक्रिया होती है, ज़मीन के अंदर जाके वो परिपक्व होते हैं अंडर द सॉयल सरफेस, इसी को जियोकार्पी भी कहा जाता है। तो ये पेगिंग की प्रक्रिया होती है और इस समय पे सॉयल मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, वरना दाने नहीं बनेंगे मूंगफली की फसल में। 145 की बात करेंगे, विच ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी यूजफुल इन द वर्मी कंपोस्टिंग। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वर्मी कंपोस्टिंग में भाग लेता है, बहुत ही उपयोगी होता है। तो एजीनिया फोएटिडा ऑप्शन डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये मदद करता है कि इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट हम यूज करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि क्रीमी का जो खाद होता है, ठीक है, क्रीमी का जो खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसको बनाने की प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। और वर्मी कंपोस्टिंग में ये ऑर्गेनिक वेस्ट का जो इस्तेमाल हम करते हैं उसको वर्मी कंपोस्ट में चेंज करने का, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग की रेट जो है कुल मिला जुला के ये बढ़ा देता है। कौन? एजीनिया फोएटिडा, आपको ध्यान रखना है। 146 की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन एन एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज इंट्रोड्यूस इनटू द सॉइल इकोसिस्टम। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन, ध्यान लगाने वाला क्वेश्चन, बट आपको फटाफट से इसका जवाब देना है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जब मृदा पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, नत्रजन उर्वरक की मात्रा दे दें एक्सेस अमाउंट में, तो क्या होगा, इनमें से कौन सी घटना होगी, ठीक है। सॉइल डीके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एसिडिफिकेशन थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, पर हमें इसमें से सबसे सूटेबल ऑप्शन बताना है, ठीक है। लीचिंग से कोई मतलब नहीं है। माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सूक्ष्म जीवी की जो गतिविधियाँ होती हैं सूक्ष्म जीवों की, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी। तो इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोबियल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करेंगे, ओरोबैंकीज पूछा जा रहा है कि ओरोबेंची इनमें से क्या है। तो जब पैरासाइट की बात करते हैं, परजीवी की बात करते हैं, तो दो तरह के मुख्यतया होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट और एक होते हैं टोटल पैरासाइट। अब उसमें भी दो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें होता है स्टेम पैरासाइट और एक होता है रूट पैरासाइट, ठीक है। तो ओरोबैंकी जो है वो टोटल रूट पैरासाइट की कैटेगरी में आता है, ठीक है, जिसको पूर्णतया जड़ परजीवी भी कहते हैं, ठीक है, संपूर्ण जड़ परजीवी भी कहते हैं, ठीक है। और टोटल स्टेम पैरासाइट की जब बात करते हैं जिसमें कस्कुटा आ जाता है इसका एग्जांपल। पार्शियल रूट पैरासाइट की बात करते हैं तो इसमें सेटलम एल्बम आ जाता है, और पार्शियल स्टेम पैरासाइट की बात करते हैं तो विस्कम एल्बम आ जाता है। तो चारों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। इनमें से कौन सी ऐसी तकनीक है जो डीएनए के एम्प्लीफिकेशन या फिर डीएनए के प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको उठा के दिया गया है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पीसीआर, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इसका इस्तेमाल, इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और डीएनए का एम्प्लीफिकेशन यानी कि डीएनए का प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो जब एक ही सीक्वेंस के कई सारी कॉपियाँ हम बनाते हैं डीएनए की, तो जब उसका प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं एक ही सीक्वेंस के डीएनए की, तो उस घटना को, उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या फिर डीएनए का प्रवर्धन कहते हैं। अगले क्वेश्चन यानी कि 149 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है विच इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन इज़ फेमस एज काली मासी। किस भारतीय नस्ल, किसकी नस्ल चिकन की, ठीक है, चिकन की ऐसी कौन सी भारतीय नस्ल है जिसको काली मासी के नाम से या काला मासी के नाम से भी जानते हैं। तो कड़कनाथ जो है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कड़कनाथ। ये एमपी की एक, मध्य प्रदेश की लोकल वैरायटी है, क्योंकि इसका मांस जो है, मीट जो है वो ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक होता है। तो ब्लैक होने के नाते काला मासी या ब्लैक मीट होता है, मैंने क्या बोला आपसे, तो काला मासी या काली मासी कहते हैं। 150 की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज सिचुएटेड एट। आपके प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं क्या सर यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसी स्टैंडर्ड के आएंगे क्वेश्चन में। तो हाँ, मैं आपसे कह दूँ, पूरे हक से कह रहा हूँ कि हाँ, यही क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको अभी 2020 के पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उनसे भी राय मशवरा कर सकते हैं जो एक बार दो बार इस पेपर को दे चुके हैं, ठीक है, तो वो भी सारे आपको इन चीज़ों को बता लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा तो आप सेशन को लाइक करिएगा। और ये ना एक अंत नहीं है, आज ये एक अंत नहीं है, चूँकि एक मॉडल पेपर पूरा हुआ है, ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है एक जंग का।
जिसमें हमें फ़तेह करना है, जीतना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये एक अंत नहीं है। बहुत सारे पेपर अभी लगे हुए हैं। अभी नेक्स्ट जो हम रैपिड फायर सेशन लाने वाले हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस किस पेपर का चाहते हैं। चैट बॉक्स में मत बताइएगा, ठीक है, चैट बॉक्स क्योंकि बाद में हाइड हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए कि आप किस किस एग्ज़ाम का रैपिड फायर सेशन चाहते हैं। मेरी कोशिश है कि पहले आरआरबी एसओ का हो जाए, उसके बाद डीडीए एसओ का हो जाए। डीडीए एसओ की बहुत सारी डिमांड आ रही है, और ये भी जो पेपर हो रहे हैं ना, जितने भी मॉडल पेपर आपके सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई मिस मत करिए, ठीक है, मिस कोई मत करिए। उसके बाद एनएससीएल एंड देन आफ्टर एएफओ का तो इंपॉर्टेंट ये सारे सेशन चल ही रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, इक्री सेट जिसे कहते हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1972 में। तो ये भी ध्यान रखना है, 1972 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये रहा एक पहला मॉडल पेपर, इफ़को एजीटी यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग का 2020 का पहला मॉडल पेपर। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक शुरुआत है एक नए कल की, एक नए जंग की, जिसमें हमें फ़तेह करना है। तो जितने भी साथी आज नए जुड़े हैं एग्री मंत्रा पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका हमारे परिवार में बहुत ही स्वागत है। आपको सेशन कैसा लगा? आपने सारी चीज़ें जितना आपने फील किया, जैसा आपको लगा, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। हाँ, डिसलाइक करने वालों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपकी बातें मेरे तक पहुंचानी है, एग्री मंत्रा तक पहुंचानी है। आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं वो आप लिखिए, ताकि पता चले कि आप क्या चाहते हैं, आपने क्या सोच के डिसलाइक किया। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इम्प्रूव करूँगा। अगर आपकी बात मेरे तक आई ही नहीं तो मैं इम्प्रूव कैसे कर पाऊँगा? मुझे तो मौका ही नहीं मिला फिर इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझिएगा। और दूसरी बात, किसी को कन्फ्यूजन रहता है किसी यहाँ पे क्वेश्चंस में, तो चैट बॉक्स में भी आपको रिप्लाई मिल रहा होगा। और उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए एग्री मंत्रा के। ठीक है, अगला सेशन बहुत ही जल्द, बहुत ही शानदार, बहुत ही डायनामिक। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।